प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मृदा पे होगा और इसमें हम मृदा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए क्या क्या चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं इसको देखते हैं। तो आज के हम अपने लेक्चर में जो हमारा विषय मृदा है, इसमें हम सर्वप्रथम मृदा की संरचना की बात करेंगे। उसके बाद हम ह्यूमस को समझेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा मृदा के प्रकार, जिसमें हम जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट, शुष्क, लवणीय, पिटमय एवं वन मृदाओं के बारे में जानेंगे। और अगला जो टॉपिक होगा इसमें अम्लीय मृदा एवं क्षारीय मृदा में हम अंतर इसमें स्पष्ट करेंगे। और उसके बाद जो अगला जो बिंदु होगा मृदा अपरदन के प्रकार, इसमें जो है हम इसको देखेंगे। मृदा अपरदन आपका कितने प्रकार का होता है और इनके क्या क्या प्रकार हैं, उन नामों को जो है हम जानेंगे। और मृदा का संरक्षण हम जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तमाम बिंदु आज के लेक्चर के हमारे होंगे, जिसमें हम इन तमाम बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी आपको देंगे या इस विषय पर हम गहन चिंतन करेंगे। तो आइए मिलते हैं इसके विस्तृत व्याख्या पे। तो जैसे मैंने कहा कि जो पहला बिंदु होगा मृदा की संरचना, तो इसमें देखते हैं लिखा है कि ज़मीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाती है। जो भी जो है भूमि पर आप दानेदार कण देख पाते हैं, उसकी जो पतली परत हमको दिखाई देती है, उसी को हम जो है मृदा कहते हैं। इसका निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। तो खनिजों द्वारा, पौधों द्वारा, गैस, पानी, जीव जंतु, इनकी तमाम प्रकार के अवशेष, इन तमाम चीज़ों से जो है मृदा का जो है निर्माण होता है। तो जैसे मैंने कहा कि इन तमाम चीज़ों से मृदा का निर्माण होता है। और अब आप देख पा रहे हैं मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं जो मृदा में सम्मिलित होते हैं। इनमें पहला है मृत्तिका, गाद, बालू और बजरी। ये तमाम चीज़ें जो है मृदा में जो मिले होते हैं। इनके आकार की बात करें तो जो सबसे छोटा आकार का होता है वो मृत्तिका होती है। उससे थोड़े बड़े आकार का गाद होता है, उससे बड़े आकार का बालू होता है और बालू से बड़े आकार का आपकी बजरी होती है। ठीक है, तो ये आकार के अनुसार जो है इनका क्रम है। तो जिसका आकार जितना छोटा होगा, पानी को सोखने की क्षमता उसमें उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें आप जो है चित्र में देख पा रहे हैं कि जो सबसे जो छोटा आकार है, जो हमने क्रम में भी रखा है, मृत्तिका का है। तो जो है मृत्तिका का जो है सबसे छोटा आकार होने के कारण सबसे अधिक जल जो है मृत्तिका जो है अवशोषित करती है। तो ये जानकारी इसमें थी और आगे बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि उनके मृदा किसे कहेंगे, किन किन चीज़ों से मृदा बनती है और उनमें क्या क्या कौन कौन से कण जो है सम्मिलित होते हैं, इन तमाम चीज़ों पे हमने बात की। और जो हमारा लेक्चर का जो दूसरा बिंदु था ह्यूमस, अब इसको देखते हैं। इसमें लिखा है कि गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या? ह्यूमस जो है गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। पेड़ पौधों, पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ये भारतीय मृदा में जो है कम पाया जाता है। जो ह्यूमस की जो मात्रा है वो भारतीय मृदा में कम पाई जाती है। अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। ह्यूमस मिट्टी में नमी को बनाए रखने में जो है काम करता है। तो ये आपकी ह्यूमस की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि
मृदा है, मृदा में जो है मॉइस्चर है, इसको बनाने में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आगे इसमें लिखा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया है। क्योंकि हमारे लेक्चर का ये अगला टॉपिक है, मैंने कहा था कि जो है संरचना पे बात होगी, उसके बाद ह्यूमस पे बात होगी, तो ह्यूमस के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब जो है मृदा के प्रकार की जो है हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ICAR है, इसने जो है रंग और संरचना के आधार पर भारतीय मृदा को 8 भागों में जो है विभाजित किया हुआ है। इन 8 भागों को जो है आप देख सकते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, फिर लाल पीली मृदा, फिर लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पिटमई मृदा और वन मृदा। ये जो है 8 प्रकार की भारतीय मृदाएं हैं, जिसको जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये 8 प्रकार यहाँ पे लिखे हैं। अब जो है इनके बारे में एक एक करके जो है चर्चा करते हैं। उसमें हमने जब मृदा को विभाजित किया था, तो पहला जो विभाजन था आपका जलोढ़ मृदा। पहला हमने कहा कि पहले जो हमने मृदा आपको बताई वो आपको जलोढ़ मृदा बताई। तो इसको जो है देखते हैं। इसमें लिखा है, इसे दोमट मृदा या कछारी मृदा भी कहते हैं। जो जो जलोढ़ मृदा है, पहला वर्गीकरण का जो प्रकार है वो जलोढ़ है। जलोढ़ मृदा को हम जो है दोमट मिट्टी या कछारी मृदा भी जो है इसको कहते हैं। जो दोमट मृदा होती है, इसमें बालू 40% होता है, मृत्तिका 40% होती है और गाद 20%। ये इतने जो है आपकी चीज़ें, आपके इतने कण इसमें होते हैं। बालू का जो है 40% कण इसमें होते हैं, मृत्तिका का 40% कण इसमें होते हैं और गाद का 20% कण आपके जलोढ़ मृदा में होते हैं। आगे इसमें लिखा है कि ये भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, इसलिए जलोढ़ मृदा को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपने आप में ही जो है इतनी सक्षम ये मृदा है। इसको जो है जो तमाम प्रकार के हम उर्वरक प्रयोग करते हैं, इसको जो है कम ही जो है उन उर्वरकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पर्याप्त जो है इसमें उपजाऊपन आपका होता है, या उर्वरता के मामले में ये धनी मृदा है। दोमट मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए है। यानी जो देश का जो आपका 40% भाग है, यहाँ पे पूरा आपका जलोढ़ मृदा जो है मिलता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जैसे कि आपके सामने मैप है, और मैप में जो है आप जो ये क्षेत्र देख पा रहे हैं, जो ये पूरा ड्रॉ किया हुआ है, ये पूरा आपका जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। इसमें आगे लिखा है कि ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में फैली हुई है। मतलब तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। तो जहाँ जहाँ आपका नदी वाला क्षेत्र होगा, नदी घाटी जो क्षेत्र होगा, क्योंकि जो है तमाम प्रकार की नया गाद जो है आपका नदियाँ अपने साथ लाती है, तो इन क्षेत्रों में जो है आपका डिपॉजिट वो कर देती है। तो जिस कारण जो है यहाँ की जो क्षेत्र है, इसमें आपका निरंतर नए जो है आपका जो तमाम प्रकार के अवशेष, जीवों का अवशेष और तमाम प्रकार की वनस्पतियों के अवशेष, ये सारी चीज़ें आती है और वो आपका निरंतर जो है जमती जाती है, जिससे जो है उच्च क्षेत्र में जो है नए जो है ये सारे अवसाद आते हैं और उनमें तमाम प्रकार की चीज़ें मिली हुई है। तमाम प्रकार की चीज़ों से उस मृदा का जो है निर्माण हुआ है। और मैंने कहा कि जो है जब जो है ऊपर नदियाँ अपने साथ तमाम प्रकार का
अपना ये यूँ कहूँ कि जब जो है वो निक्षेपणात्मक कार्य जब वो करती है, अप्रदानात्मक जो है कार्य वो करती है ऊपरी क्षेत्रों में, तो नीचे अपने मैदानी क्षेत्रों में इन तमाम कणों को जो है वो जो है बिछा देती है, यानी निक्षेपित कर देती है, वहाँ पे वो जम जाती है, जिससे जो है जो पुरानी मृदा है उसके ऊपर ये नया जलोढ़ जो है आ जाता है और वो भूमि अधिक जो है उपजाऊ हो जाती है, जिससे वहाँ पे जो कृषि कार्य होता है, जो फसलें उगती है बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छी उगती है, क्योंकि निरंतर वहाँ पे जो है नई जो है मृदा आपकी आती है और उपजाऊ तमाम प्रकार के पदार्थ उसमें मिले होने के कारण आपके उर्वरकों की कोई कमी नहीं होती है। तो आपका जितना ही आपका नदी घाटी जो क्षेत्र है, आपका इन तमाम क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की जो है मृदा आपको देखने को मिलती है। तो जलोढ़ मृदा की हम जो है बात कर रहे हैं, इसमें आगे देखते हैं। जो हमारी जलोढ़ मृदा है, इस मृदा में जो है पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड की जो है प्रचुरता होती है एवं नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है कमी इसमें पाई जाती है। ये मृदा धान यानी चावल की खेती के लिए जो है सबसे अच्छी मानी जाती है और साथ ही इस मृदा में गेहूँ, चना, कपास, फल सब्जियां आदि की जो है खेती की जाती है। जो जलोढ़ मृदा है इसको दो भागों में जो है विभाजित किया गया है, दो भागों में इसको बांटा गया है, नई जलोढ़ एवं पुरानी जलोढ़। जिसको नई जलोढ़ जिसको हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ जिसको हम बांगर कहते हैं। तो देखते हैं खादर किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमा होता रहता है। बारीक गाद की अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है और इस प्रकार की मृदा में हमेशा उर्वरकता बनी रहती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो दूसरा प्रकार है बांगर मृदा यानी पुरानी जलोढ़ मृदा, इसमें लिखा है कि मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरता कम होती है, क्योंकि जो नदी पहले जहाँ प्रवाहित हो रही है, अब नदी ने थोड़ा अपना रास्ता परिवर्तित कर लिया है या चेंज कर लिया है, वो वाला क्षेत्र जो है हल्का छूट जाता है, जिस कारण वहाँ पे जो है उसके अवसाद नहीं पहुँच पाते हैं, जो वो गाद जो है नदी अपने साथ ला रही है। तो इस कारण वो वहाँ पे जो है पुरानी आपकी रह जाती है और उसको निरंतर जो है नया गाद नहीं मिल पाता है, जिस कारण उसकी जो उर्वरकता जो क्षमता है वो थोड़ा जो है कम हो जाती है आपके खादर की अपेक्षा। इसके बाद जो मृदा का जो दूसरा प्रकार है वो है काली मृदा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में जानते हैं क्या कुछ इस मृदा के विषय में जानकारियाँ हैं। तो हम बात कर रहे थे काली मृदा की। तो काली मृदा को जो है कई नामों से जो है जाना जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं काली मृदा को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं, कपास मृदा के नाम से भी यह जाने जाती है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जो है काली मृदा जानी जाती है और लावा मृदा के नाम से भी जो है यह जानी जाती है। तो ये तमाम प्रकार के नाम काली मृदा के हैं। तो इसमें आगे लिखा है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है, तब जो है इन बेसाल्ट लावे की चट्टानों के अपक्षय यानी टूट फूट से जो है होता है। इसीलिए जो है इसको हम लावा मृदा के नाम से जानते हैं। तो पहले जो है आपका ज्वालामुखी जो है आपका
उद्गार होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। उसके बाद जो है ये ज्वालामुखी से निकलने वाला तमाम प्रकार का जो है बहुत सारी चीज़ें ज्वालामुखी से निकलती है। जैसे बड़े बड़े जो है पत्थर के टुकड़े निकलते हैं और राख निकलती है, पानी निकलते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े निकलते हैं और आपका मैग्मा जो निकलता है वो बाहर आकर जो है लावा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ज्वालामुखी उद्गार के समय जो है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलती है। तो उसमें से जो बड़े बड़े जो टुकड़े मैंने कहा, आपका जो मैग्मा निकला और बाहर आया वो लावा में परिवर्तित हो गया, तो वे जो बड़े बड़े जो लावा के जो टुकड़े हैं, जो बड़े बड़े जो पत्थर उससे निकले, वो सारे जब इकट्ठे होते हैं तो एक चट्टान का जो है रूप वो ले लेते हैं, जिसको हम आपका आग्नेय चट्टान के नाम से भी जान सकते हैं। जब इनका जो है आपका क्षरण होता है, इनका अपक्षय होता है, आपका जो भौगोलिक तमाम प्रकार के जो कारक इसमें कार्य करते हैं, आपका चाहे इसका रासायनिक आपका अपरदन हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, चाहे भौतिक अपक्षय हो रहा है, चाहे जैविक अपक्षय हो रहा है, ये तमाम प्रकार के जो है अपक्षय के कारक इसमें कार्य करते हैं, जिससे ये सेलखंड जो है टूट फूट जाता है, जिससे जो है काली मृदा का जो है निर्माण होता है। तो इसमें आप इस प्रोसेस को जो है देख सकते हैं। इस प्रकार जो है काली मृदा का निर्माण, जिससे मैंने कहा, ये मृदा दक्कन ट्रेप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो है पाई जाती है। जो काली मृदा है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यतः पाई जाती है। जो काली मृदा है वो सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, दक्कन के पठार के अलावा मालवा पठार में भी जो है काली मृदा देखने को मिलती है। काली मृदा का काला रंग जो होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण जो है आपका ये काला होता है। ठीक है, ये तत्व इसमें मौजूद होता है, जिस कारण इस मृदा का रंग जो है काला होता है। काली मिट्टी कपास खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो है कपास सर्वाधिक जो है इस मृदा में उगता है, इसलिए इसे जो है कपास की मिट्टी के नाम से भी जो है जाना जाता है। आगे इसमें लिखा है कि ये मिट्टी बहुत महीन कणों से मतलब मृत्तिका से जो है बनी होती है, क्योंकि सबसे जो महीन कण होता है, जो मैंने आपको पहले जो है मृदा में उपस्थित कणों को बताया था, उसमें मैंने कहा कि जो मृत्तिका या क्ले जो होता है वो सबसे महीन कण होता है। तो ये इन कणों की जो है सर्वाधिक मात्रा इस मृदा में होती है, काली मृदा, इसलिए जो है सर्वाधिक जो है जल का अवशोषण भी यही मृदा करती है। तो ये इसमें कह रहा है कि ये मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है, यानी मृत्तिका से बनी होती है, जिस कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसलिए काली मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। तो ये जो है काली मृदा का दूसरा नाम है आपका स्वतः जुताई वाली मृदा। ये कभी पूछा जाता है कि जो है स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहते हैं, तो ये काली मृदा का नाम है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है और प्रायद्वीपीय भारत में काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका लिटरेचर था। काली मृदा के बाद हम बात करते हैं लाल और पीली मृदा पे। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों के जो है टूट फूट से हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको बताता हूँ कि कायांतरित सेलों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार आपका होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको कायांतरित जो चट्टान है इसको बता रहा हूँ। तो पहली जो प्रोसेस है यहाँ पे आपका, ये आप देख पा रहे हैं ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से जैसे मैंने कहा कि जो है
जो इसके बड़े बड़े जो कण होते हैं, जो इससे जो मैग्मा निकलता है और आपका वहाँ से जो मैग्मा लावा में परिवर्तित होता है, तो वो लावा जमता है तो आपका आग्नेय जो है चट्टान है इसका निर्माण होता है। जब इसका अपक्षय होता है, चाहे रासायनिक है हो रहा है, चाहे जैविक हो रहा है, चाहे भौतिक हो रहा है, ये तमाम प्रकार का जो है अपक्षय जब जो है आग्नेय चट्टान का होता है, वो जो है छोटे छोटे जो है कणों में जो है आपका टूट जाती है। आपका छोटे छोटे जो है खंडों में आपका पूरी जो है चट्टान जब टूटती है, तो फिर जब वो छोटे कण आपका तमाम प्रकार के जो भौतिक कारक है, आपका नदी, पवन, हिमानी, सागरीय जल, ये तमाम प्रकार के इन तत्वों से, भौतिक जो है कारकों से आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनका परिवहन किया जाता है। तो आपका ये एक जगह पे फिर जो है इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे जब जो ये पूरी चट्टान टूटती है तो ये जो है आपका बड़े बड़े जो है कणों में जो है आपका अलग अलग जो ये विखंडित हो जाती है। उसके बाद जो है मैंने कहा नदी द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, सागरीय जल द्वारा ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब इनका परिवहन होता है, तो फिर जो है ये एक स्थान पर फिर जो है आपका इकट्ठे होकर के आपका यहाँ पे अवसादी जो है चट्टान का जो है निर्माण करते हैं। फिर अवसादी चट्टान में जो है दबाव और ताप, ये तमाम जो है कारकों के जो है होने के कारण, ये तमाम प्रकार के कारक जो है यहाँ पे कार्य करते हैं। इस कारण जो है इनका जो है और रूप परिवर्तित हो जाता है, आपका कार्बनीकरण इनमें हो जाता है। इसके बाद जो है कायांतरित आपका चट्टानों का जो है निर्माण होता है। तो इन्हीं जो है कायांतरित चट्टान से आपका मिलकर बनी है हमारी ये मृदा। ठीक है, तो इसको फिर जो है, तो जो मैंने कहा कि कायांतरित जो है चट्टान जो आपको बताया, तो उससे जो है हमारी लाल और पीली मृदा का जो है निर्माण होता है। तो इस प्रकार की मृदा में लोहा और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। ये दो तत्व बहुत अधिक मात्रा में आपकी लाल और पीली मृदा में, लाल और काली में बोल रहा हूँ, लाल और पीली मृदा में जो है ये दो तत्व आपके सर्वाधिक होते हैं। लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड में प्रमुख रूप से ये मृदा पाई जाती है, लाल और पीली मृदा। इसमें लिखा है कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपका ये मृदा पाई जाती है। आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु का क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, आपका इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक आपकी लाल और पीली मृदा जो है पाई जाती है। वैसे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, झारखंड, इन तमाम राज्यों में जो है लाल और काली मृदा देखने को मिलती है। आगे इसमें लिखा है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है कि जो फेरिक ऑक्साइड है, इसी कारण जो है, इसी तत्व के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। आगे है, जब ये मिट्टी जल को सोखती है, मतलब जल योजित अवस्था में यह पीली हो जाती है। तो जो लाल मृदा है, ये जब जो है इसमें जो है पानी, बरसात के कारण जो है इसमें पानी पड़ता है, यानी इस क्षेत्र में जब जो है इन राज्यों में जब बरसात का महीना होता है, तो पानी का जब ये पानी को जब ये अवशोषित करती है, तो पानी उसमें पड़ जाने के कारण इसका रंग आपका चेंज हो जाता है, जिस कारण वो हमको पीली दिखाई देती है। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है और ये प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ये मिट्टी बजरी युक्त, बलुई और छिद्र युक्त होती है।
इसलिए ये बाजरे की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो आपका जो बाजरे की खेती है ये सर्वाधिक जो है लाल और पीली मृदा में की जाती है। ये मिट्टी आलू और फलों के लिए भी उपयुक्त है। तो इसके बाजरे के अतिरिक्त जो है इसमें आलू और जो है अन्य जो है फलों को भी जो है उगाया जाता है। अब जो मृदा का जो अगला प्रकार है वो है लेटराइट मृदा। इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। सॉरी, मैं मखमली कह बैठा, मखरली लिखा हुआ है, तो इसको हम मखरली मृदा भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ध्यान रखिएगा कि निक्षालन के कारण इस मिट्टी का जो है निर्माण होता है, क्योंकि जो है दक्षिण भारत में जो है अधिकतर ये मृदा मिलती है आपका, तो वहाँ पे आपका अत्यधिक जिन क्षेत्रों में आपका अत्यधिक जो है तापमान होता है, यानी अत्यधिक गर्मी पड़ती है और अत्यधिक मात्रा में वर्षा जो है होती है, रेनफॉल होता है, उन्हीं क्षेत्रों में जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो केरल, कर्नाटक और हल्का महाराष्ट्र वाला भाग आपका इस मिट्टी का है। फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और यहाँ पे मेघालय में इस प्रकार की जो है मृदा आपको देखने को मिलती है। ये मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। तो इसी मृदा से जो है ईंटों का जो है निर्माण भी होता है। लेटराइट मृदा में लो ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका ये कह रहा है कि लो ऑक्साइड के कारण जो है आपका लेटराइट मृदा का रंग क्या होता है, लाल होता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है, क्योंकि ज़्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुल जाने के कारण मिट्टी की निचली परतों में क्या हो जाता है, चली जाता है। आगे इसमें लिखा है कि ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय में पाई जाती है। तो जो आपकी जो ये कर्क रेखा आपको दिखाई दे रही है और नीचे मकर रेखा दिखाई दे रही है, इस बीच के क्षेत्र में आपकी लेटराइट मृदा का जो है निर्माण होता है, यानी इस क्षेत्र में आपकी लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसमें लिखा है कि ये मिट्टी प्रायः कम उर्वरक वाली होती है, फिर भी उर्वरकों का प्रयोग कर इसमें कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती की जाती है और ये मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत उपयुक्त होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पे जो तमाम प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं केरल, कर्नाटक में, तो यहाँ पे काजू बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेटराइट मृदा है और उसमें थोड़ा उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छी मात्रा में जो है चाय के बागान, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती आपका इस क्षेत्र में होती है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है, जैसे मैंने आपको बताया। अगला प्रकार आप देख पा रहे हैं लवणीय मिट्टी। तो इस पे हम बात अगले वीडियो में करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।